जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एसएससी जीडी 27 जनवरी की जो सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस है जीके का, तो उस पर उसको डिस्कस करते हैं। और इससे पहले मैंने आपका ये आपका थर्ड शिफ्ट का है, ठीक है। ये थर्ड शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट मैंने डाल दी है, यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है, थर्ड है। तो थर्ड शिफ्ट का है ये आपका। और फोर्थ शिफ्ट में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, उसको अपलोड कर चुका हूँ। तो आप वहाँ से उन प्रश्नों को देख सकते हैं, कौन से प्रश्न पूछे गए। तो आइए डिस्कस करते हैं फिर। दोस्तों प्रश्न पूछा गया था आपसे कि पाक जल संधि ये कौन से देशों के बीच है। दोस्तों पाक जल संधि जो है ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। भारत और श्रीलंका को अलग कर सकती है, आप देख सकते हैं। ये आपका साउथ इंडिया है, नीचे आपका तमिलनाडु वाला क्षेत्र है आपका ये। तो ये आपका यहाँ ये भारत है पूरा, और ये जो रेड कलर की डॉट डॉट लाइन हो रही है ये आपकी पाक जल संधि। तो पाक स्टेट ये श्रीलंका है आपका, और ये आपका भारत। तो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। साथ साथ आपसे पूछेगा कि मन्नार की खाड़ी ये भी भारत और श्रीलंका के बीच है। और ये जो एक छोटा सा बिंदु आपको दिख रहा होगा यहाँ पे है आपका राम सेतु, जिसको एडम्स ब्रिज बोलते हैं, एडम्स ब्रिज। दोस्तों एडम्स ब्रिज जो है ये भी आपका भारत और श्रीलंका के बीच ही स्थित है। तो ये आप याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच है पाक जल संधि। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है श्रीलंका की राजभाषा क्या है। तो दोस्तों श्रीलंका की राजभाषा सिंगली। अगर आता है एग्जाम में तो आप टिक करिएगा, सिंगली श्रीलंका की राजभाषा है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। श्री जयवर्धनेपुरम, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, ये श्रीलंका की राजधानी है। याद रखना, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और श्रीलंका की मुद्रा रुपया चलती है, ये भी आप याद रखिएगा, श्रीलंका की मुद्रा रुपया है। साथ साथ आपको याद रखना है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी। दोस्तों श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। महावेली गंगा ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। और सबसे अगर आपसे पूछे कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट पेंड्रो या इसे माउंट पिदोरू थालागाला भी कहा जाता है। माउंट पेंड्रो ये श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा श्रीलंका के बारे में कि श्रीलंका जो है ये कौन से धर्म को मानने वाला देश है। दोस्तों श्रीलंका बौद्ध धर्म को मानता है, और ये यहाँ पे बौद्ध धर्म की शाखा के लोग हैं। और कौन सी शाखा? थेरवाद। दोस्तों श्रीलंका में थेरवाद बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। तो पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच है, ये आप याद रखिएगा, पूछा जाएगा। अच्छा दोस्तों एक क्वेश्चन ना आपसे ये पूछा और जा सकता है, रेडक्लिफ रेखा। अगर क्वेश्चन आए कि रेडक्लिफ रेखा कौन से दो देशों के बीच है, तो दोस्तों आप याद रखिएगा भारत और नल्ला पाकिस्तान के बीच स्थित है रेडक्लिफ रेखा। ये पूछी जा सकती है, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा रेडक्लिफ रेखा कहलाती है। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप याद रखिएगा, नल्ला पाकिस्तान और अपना प्यारा भारत, रेडक्लिफ रेखा। अच्छा दोस्तों आपसे एक और लाइन पूछेगा, और वो है आपका मैकमोहन रेखा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा जो है ये आपकी कौन से दो देशों के बीच है? दोस्तों एक भारत और चीन, भारत और चीन के बीच स्थित है मैकमोहन रेखा। ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा एक और बताता हूँ आपको जो पूछी जाएगी आपसे, और वो है आपकी 38वीं समानांतर रेखा। दोस्तों ये बहुत आती है एग्जाम में, टीसीएस का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। 38वीं समांतर रेखा ये कौन से दो देशों के बीच है? दोस्तों 38वीं समांतर रेखा ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। तो आप याद रखिएगा 38वीं समांतर रेखा ये कौन से दो देशों के बीच है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, दोनों आप याद रखिएगा। ये बहुत आता है, और हो सकता है कि अभी जो शिफ्ट आएंगी आपकी उनमें पूछा जाए। तो 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया। एक और आपको याद रखनी है, और वो है आपकी 49वीं समांतर रेखा। दोस्तों 49वीं समांतर रेखा कौन से दो देशों के बीच है? तो 49वीं समांतर रेखा जो है ये यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है। यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है 49वीं रेखा, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक। और एक आपसे पूछा जाएगा डूरंड रेखा। दोस्तों डूरंड लाइन जो है ये आपकी, डूरंड लाइन आपकी जो है ये भारत नहीं अफगानिस्तान। तो डूरंड लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और एक आपको याद रखनी है 17वीं समांतर रेखा। 17वीं समांतर रेखा ये भी क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में, तो आप याद रखना 17वीं समांतर रेखा ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करती है। उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से अलग करने वाली रेखा है, वो है आपकी 17वीं समांतर रेखा, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। क्लियर हुआ? तो ये भी आप सब आपको याद रखनी है।
तो आपसे पूछा गया था पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों कटघोड़वा। कटघोड़वा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहार का लोक नृत्य कटघोड़वा, ये भी आप याद रखना। दोस्तों बिहार के 2 डांस और याद रखिएगा, एक है शामा चकेबा, ये बहुत आता है एग्जाम में, शामा चकेबा तो बिहार का ही डांस है। और एक आपसे पूछेगा जटा जटिन। जटा जटिन कहाँ का डांस है? दोस्तों जटा जटिन भी आपका बिहार का डांस है। और एक आपसे को याद रखना है विदेशिया। दोस्तों विदेशिया डांस भी बिहार में किया जाता है, विदेशिया डांस भी बिहार में किया जाता है। तो सामा चकेबा, जटा जटिन और विदेशिया बिहार के डांस हैं। साफ कर देता हूँ इसको, ये आप याद स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और एक आपको याद रखना है दोस्तों, और वो है आपका झिझिया। झिझिया कहाँ का डांस है? तो झिझिया जो है ये भी आपका बिहार का डांस है, ठीक है। दोस्तों बिहार का एक त्यौहार बड़ा फेमस है छठ पूजा, ये भी आप याद रखना, देवी सावित्री और छठ मैया की पूजा की जाती है। और एक आप याद रखिएगा सोनपुर, सोनपुर का पशु मेला। दोस्तों एशिया में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर का पशु मेला, सोनपुर का पशु मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो बिहार में लगता है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। और बिहार में ना आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि भारत में वाल्मीकि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? दोस्तों वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये बिहार में है, ये भी आप याद रखिएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और यहाँ के राज्यपाल हैं फागू चौहान, ये भी आप याद रखें। अच्छा दोस्तों अगर ना आपसे पूछा जाता कि घोड़े मोरनी कहाँ का है, फिर घोड़े मोरनी कहाँ का नृत्य है? तो आप याद रखिएगा घोड़े मोरनी गोवा का है, घोड़े मोरनी नृत्य गोवा का है, ये भी आप याद रखें, ठीक है। एक आपको लूर याद रखना है, लूर इंपॉर्टेंट है, तो लूर आपका हरियाणा का नृत्य है, लूर कहाँ का है आपका? हरियाणा का। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, तो ये आप याद रखिएगा। एक मांच याद रखना है, मांच, मांच कहाँ का है दोस्तों? मध्य प्रदेश का है मांच, मांच ये भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। और एक चरकुला यूपी वाला, नौटंकी यूपी वाला याद रखिएगा। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया था दोस्तों उपभोक्ता पैसे की बचत करने के लिए कौन सा खाता खुलवाता है? दोस्तों देखो प्रश्न की लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो सकती है, लेकिन जो क्वेश्चन आए हैं मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो उपभोक्ता पैसे की बचत करने के लिए जो खाता खुलवाता है उसको बोलते हैं सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट खोला जाता है दोस्तों। एक देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सेविंग अकाउंट होता है ना उसमें लिमिटेड ट्रांजैक्शन होते हैं, और वहीं करंट अकाउंट में डेली ट्रांजैक्शन होता है, तो ये आप याद रखिएगा सेविंग अकाउंट, ठीक है। और अगर आपसे पूछें हम अकाउंट की बात हो रही है तो दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना ये क्या कहती है योजना? दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति का बैंक में खाता खुलवाया जाएगा, ठीक है। उसमें जो भी क्राइटेरिया बैंक रखता है उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसके खाते से वंचित नहीं कर सकते। तो जन धन योजना की शुरुआत हुई थी दोस्तों। देखो इसकी घोषणा तो की गई थी 15 अगस्त को, 15 अगस्त 2014 को, लेकिन इसकी पूर्णतः शुरुआत कब हो गई थी? 28 अगस्त 2014 को। तो आप याद रखना कि जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 28 अगस्त 2014, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था दोस्तों, अच्छा ये जन धन योजना के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आया था लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या होता है? दोस्तों यदि हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है, और उसके बाद में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होती है, इसमें भूरे रंग का धुआं निकलता है, और उसके साथ साथ आपकी एक गैस मुक्त होगी और वो गैस है आपकी ऑक्सीजन। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, आप याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों लेड जो है ना इसका आयस्क पूछेगा आपसे गैलेना, लेड जो है इसका और कौन सा है? तो गैलेना। और गैलेना का सूत्र क्या होता है? PbS, गैलेना का सूत्र PbS होता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और आवर्त सारणी में इसका परमाणु क्रमांक कितना? लेड का 82 होता है। सबसे ज़्यादा स्थायी तत्व है लेड, याद रखना इसके बारे में, सबसे ज़्यादा स्थायी होता है ये, क्लियर। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया था वस्तुओं के निर्यात से किस चीज़ में वृद्धि होती है? दोस्तों वस्तुओं के निर्यात से मतलब है अगर हम निर्यात करेंगे तो विदेशी मुद्रा हमारे पास आएगी, तो विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि। जब हम वस्तुओं को निर्यात करेंगे तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी, और मैन्युफैक्चरिंग इकाइयाँ स्थापित होंगी तो इससे हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो हमारी अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, और हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो भारत में बहुत सारी चीज़ें भारत सरकार अपने के लिए करेगी, योजनाएं लेके आएगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं निर्यात से, किस चीज़ में वृद्धि होती है, सारी जो भी आपके ऑप्शन में रहा होगा वो आप टिक कर सकते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं निर्यात से। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, क्या आपको पता है कि भारत में आयात निर्यात बैंक कब बना था? भारत में आयात निर्यात बैंक कब बना था? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत में आयात निर्यात बैंक बना था 1982 में। कब? 1982। और ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो हमारा वित्त मंत्रालय के अधीन आयात निर्यात बैंक कार्य करता है,
ठीक है। मुख्यालय मुंबई में है इसका, आप याद रखिएगा। तो ये कभी आपसे पूछा जाए कि आयात निर्यात बैंक कब बना था, तो 1982 में, और मुख्यालय मुंबई में है, और ये वित्त मंत्रालय के दिन कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, देखो एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, कभी आप नाम सुने कस्टम ड्यूटी क्या होता है? कस्टम ड्यूटी क्या होता है? तो दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए कि कस्टम ड्यूटी क्या है, तो आप बताएंगे कि आयात निर्यात पर लगने वाला कर क्या कहलाता है? दोस्तों आयात निर्यात पर जो कर लगता है उसे कस्टम ड्यूटी कहा जाता है। आयात निर्यात पर जो कर लगता है उसे कस्टम ड्यूटी कहा जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से आएगा, और हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि कस्टम ड्यूटी क्या होता है, तो आयात निर्यात पर लगने वाला कर कस्टम ड्यूटी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, कभी आप सुने अवमूल्यन क्या होता है? तो ये भी आप याद रखिएगा, अवमूल्यन क्वेश्चन आ सकता है। अवमूल्यन क्या है दोस्तों? अवमूल्यन का मतलब है कि मुद्रा का मूल्य घट जाना। जब कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्य जानबूझ के नीचे घटा देगा तो वो अवमूल्यन होता है। अब अवमूल्यन जब होगा तो चीज़ें हमारी सस्ती हो जाती हैं, और जब चीज़ें सस्ती हो जाएंगी ना, तो सस्ती चीज़ों की मांग बढ़ जाती है। तो इससे क्या होगा कि सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अवमूल्यन करती है। याद रखना, जब अवमूल्यन होता है तो मुद्रा का मूल्य घटेगा, मुद्रा का मूल्य घटेगा तो चीज़ें सस्ती होंगी, चीज़ें सस्ती होंगी तो उनका बहुत ज़्यादा मांग बढ़ेगी, क्योंकि सस्ती चीज़ें खरीदेंगे। आप 100 की थोड़ी खरीदेंगे, आप 10 की खरीदेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अवमूल्यन किया जाता है, और भारत में सबसे पहली बार अवमूल्यन हुआ था 1949 में। रुपये का अवमूल्यन 1949 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, बात यहाँ पे व्यापार की हो रही है ना, तो आपसे पूछा जाए कि विश्व व्यापार संगठन कब बना था, तो विश्व व्यापार संगठन जो बना है ये आपका बना है 1 जनवरी 1995। तो विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को बनाया गया था। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? तो दोस्तों मुख्यालय जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, काती बिहू, काती बिहू किस माह में मनाया जाता है? दोस्तों काती बिहू जो मनाया जाता है ये अक्टूबर माह में मनाया जाता है, अक्टूबर में। असम की बात हो रही है तो काती बिहू असम का त्यौहार है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों मैं आपको और चीज़ बता देता हूँ, जैसे आपसे पूछा जाए कभी, एक होता है आपका असम में बोहागी बिहू। बोहागी बिहू, बिहू 3 प्रकार का होता है, एक काती होता है आपका बोहागी बिहू, और बोहागी बिहू हर साल अप्रैल में मनाया जाता है। हर साल अप्रैल में नववर्ष के रूप में होता है, ये बसंत के दौरान होता है। उसके बाद में कोंगाली बिहू भी आपसे पूछा जा सकता है। कोंगाली बिहू, कोंगाली बिहू तो यही होता है काती बिहू, काती बिहू को ही कोंगाली बिहू बोलते हैं। एक होता है आपका भोंगाली बिहू, भोंगाली बिहू। तो भोंगाली बिहू आपका मनाया जाता है, ये होता है आपका फरवरी, भोंगाली बिहू होता है आपका जनवरी में। भोंगाली बिहू जनवरी में, माघ में होता है ये। तो ये आप याद रखिएगा, काती बिहू आपसे पूछा गया था, बाकी ये भी आप याद रखें। एक मैं आपको बता दूं, असम की बात हो रही है ना, तो असम के 2 या 3 डांस आपसे पूछे जा सकते हैं। एक है आपका तबल चोंगली। तबल चोंगली कहाँ का डांस है? दोस्तों असम का डांस है तबल चोंगली। एक याद रखिएगा कली गोपाल, कली गोपाल कहाँ का नृत्य है? तो असम का ही नृत्य है कली गोपाल। ये भी आप याद रखें, तबल चोंगली, कली गोपाल। एक और आपको याद रखना है, और वो है आपका बुगरुम्बा। बुगरुम्बा कहाँ का नृत्य है? दोस्तों बुगरुम्बा जो नृत्य है ये असम का ही है। बुगरुम्बा नृत्य असम का है। साथ साथ आपको याद रखना है दोस्तों, बुगरुम्बा हो गया सतरिया। सतरिया असम का एक क्लासिकल डांस है, और सतरिया को सन 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, ये भी आप याद रखना। और असम जो है ना, यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है, और काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे काती बिहू पूछा गया था, अक्टूबर माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, 42वां संविधान संशोधन किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? दोस्तों ये तो बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है, और बहुत रिपीट कर रहा है इसको, तो आपको याद रखना है 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था 1976 में। और इस दौरान हमारी प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। 42वां संविधान संशोधन जब किया गया तो हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, ये भी आप याद रखना। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने क्या क्या किए थे? बहुत सारे प्रावधान किए, तो आपको 2-3 याद रखना। एक तो मौलिक कर्तव्य हमने शामिल किए हैं, मौलिक कर्तव्य है, और मौलिक कर्तव्यों के लिए हमने आर्टिकल बनाया, आर्टिकल 51A। तो मौलिक कर्तव्य हमने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A में जोड़े। भाग 4A जोड़ा गया इसी संविधान संशोधन के द्वारा, भाग 4A। और संविधान की प्रस्तावना में हमने 3 शब्द ऐड किए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द हमने ऐड किए हैं, ये भी आप याद रखिएगा। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द
42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किए गए। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा एक प्रावधान आपको और याद रखना है कि लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। और 42वें संविधान संशोधन को हम क्या बोलते हैं? लघु संविधान भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा गया है? लघु संविधान कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे आपने एक शब्द देख रहे होंगे संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कौन से आर्टिकल में लिखा गया? तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन लिखा गया। भाग 20 की बात होती है यहाँ पे। फिर भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है और ये प्रावधान हमने लिया था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं? दोस्तों मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11। ठीक है, तो ये आपको याद रखना था। महाजनपद काल में बज्जी की राजधानी क्या थी? दोस्तों महाजनपद काल में 16 महाजनपद थे। तो 16 महाजनपद में आपसे पूछा गया था बज्जी की राजधानी, तो वैशाली थी। यहाँ पे 16 के 16 महाजनपद लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इनकी क्या क्या राजधानी रही हैं? तो जैसे अंग की थी आपकी चंपा, मगध की थी गिरिब्रज, आधुनिक राजगृह है ये। काशी की वाराणसी थी, वत्स कौशाम्बी थी। बज्जी की वैशाली, जनकपुरी, मिथिला, जो भी ऑप्शन में रहा होगा वो आप लगा सकते थे। कौशल, श्रावस्ती, अवंती, उज्जैनी, मल्ल कुशावती, पंचाल, अहिचित्र और काम्पिल्य, चेदी, सुक्तिमती। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की थी विराटनगर, कंबोज की थी हाटक, सूरसेन, मथुरा थी इसकी राजधानी, असमक जो थी ये पोटली थी, और गांधार की राजधानी तक्षशिला। तो ये सारे आपको 16 के 16 महाजनपद याद रखने हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आप चाहो तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, तो आपसे पूछा गया था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि महाजनपद काल में जो 16 महाजनपद का उल्लेख है वो कौन से ग्रंथ में मिलता है? दोस्तों अंगुत्तर निकाय, एक जैन मतलब बौद्ध ग्रंथ है ये, अंगुत्तर निकाय। तो इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ। एक आपका भगवती सूत्र, दोस्तों ये जैन, भगवती सूत्र जो है ये जैन है आपका। तो ये जैन धर्म का ग्रंथ है और इसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, ये भी आप याद रखेगा। ठीक है, चलो आपके लिए क्वेश्चन यह है कि 16 महाजनपदों में कौन से ऐसे महाजनपद थे जहाँ पे लोकतंत्र था? ये मुझे बताइएगा। जहाँ पे लोकतंत्र था ये कमेंट में लिख के बताइएगा, ये क्वेश्चन कई बार आता है, तो ये मुझे कमेंट में लिख के बताएं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड में कितनी राशि मिलती है? दोस्तों संगीत नाटक अकादमी अवार्ड में 1 लाख रुपए की राशि मिलती है, ये आप याद रखिएगा। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड संगीतकारों को और कलाकारों को दिया जाता है। ठीक है, 1 लाख रुपए की राशि और एक ताम्रपत्र मिलेगा आपको, ताम्रपत्र। ठीक है दोस्तों, आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? फिर आपसे पूछेगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की राशि कितनी है, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की राशि कितनी है? तो दोस्तों आपको याद रखना है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की राशि जो है ये है हमारी 25 लाख। 25 लाख रुपए दिए जाते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न में। और अर्जुन अवार्ड में कितने मिलते हैं? 15 लाख। अर्जुन अवार्ड में कितने लाख रुपए मिलते हैं? तो 15 लाख की राशि मिलती है, आप याद रखेगा। ठीक है, और आपसे पूछे भारत रत्न में कितनी राशि मिलती है? दोस्तों भारत रत्न में तो बहुत राशि मिलती है। भारत रत्न जब किसी व्यक्ति को मिलता है तो वहाँ पर कोई राशि नहीं दी जाती। ठीक है, भारत रत्न में कोई धनराशि नहीं होती है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो ये भी आप याद रखिएगा, कोई धनराशि नहीं दी जाती। क्लियर? और बाकी आपसे और भी क्वेश्चन पूछ सकता है फिर, तो ऐसे तो बहुत सारे अवार्ड हैं। तो ये आप संगीत नाटक अकादमी अवार्ड में 1000 रुपये 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फुटबॉल के मैदान की माप क्या होती है? दोस्तों फुटबॉल के मैदान की माप पहले तो आप याद रखें, इसका आकार आयताकार होता है, लंबाई 90 से 120 मीटर होती है और साथ ही चौड़ाई 45 से 90 मीटर होती है। बाकी ऑप्शन में जो रहा होगा आपका वो इसी का एक एवरेज निकाल सकते थे आप। ठीक है, एवरेज निकाल के आपका आ जाएगा जितना भी होगा। तो फुटबॉल के मैदान की माप, दोस्तों फुटबॉल की बात हो रही है ना, तो आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो आपसे पूछी जाए। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि किस खेल को सोकर कहा जाता है, किस खेल का नाम है सोकर, तो आप याद रखना फुटबॉल का दूसरा नाम सोकर भी होता है। क्वेश्चन कभी आए तो सोकर फुटबॉल का ही नाम है। अगर आपसे पूछा जाए कि फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है, दोस्तों फुटबॉल मैच की अवधि जो होती है ये होती है आपकी 90 मिनट। 90 मिनट, लेकिन एक चीज़ याद रखना, इसमें 45-45 मिनट के 2 हाफ होते हैं। 45-45 मिनट के 2 हाफ होते हैं, तब 90 मिनट का खेल होता है। और एक्स्ट्रा टाइम कितना होता है? 30 मिनट।
30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक, और आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि जो फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल के दौरान खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस कार्ड का प्रयोग करते हैं? तो आप याद रखना, अगर किसी खिलाड़ी को रेफरी चेतावनी देता है तो पीला कार्ड का प्रयोग किया जाता है। तो फुटबॉल में चेतावनी देने के लिए पीले कार्ड का प्रयोग किया जाता है, आप याद रखिएगा, पीला कार्ड। अगर 2 पीले कार्ड हो गए दोस्तों, तो 2 येलो कार्ड बराबर होते हैं किसके? एक रेड कार्ड के। 2 येलो कार्ड बराबर हैं एक रेड कार्ड के। मतलब खिलाड़ी को अगर 2 येलो कार्ड दिखा दिए गए तो उसको मैदान छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये आप याद रखना कि फुटबॉल में कितने येलो कार्ड एक रेड कार्ड के बराबर होते हैं? तो 2 होते हैं। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा फुटबॉल के बारे में कि फुटबॉल में जो गोल क्षेत्र होता है, गोल टारगेट एरिया होता है, उसका गोल एरिया, इसका आकार क्या होता है? दोस्तों गोल एरिया का आकार आप याद रखना, गोल एरिया, मैंने गलत लिख दिया है, गोल एरिया। तो ये 6 गज गुणा 20 गज का होता है। फुटबॉल में जो गोल एरिया है वो 6 गज गुणा 20 गज का होता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, और आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि भारत में एक क्लब है मोहन बागान क्लब, ये किस खेल से संबंधित है? तो मोहन बागान क्लब ये दोस्तों एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है, एशिया का सबसे पुराना, और ये बना था 1889 में। और मोहन बागान क्लब जो है ना कलकत्ता में है। तो ये भी आप याद रखना कि मोहन बागान क्लब किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है, तो फुटबॉल के लिए संस्था फीफा। और फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? ज्यूरिख में। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में हुई थी, ये भी आप याद रखें। फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो, जियानी इन्फेंटिनो ये फीफा के अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो फुटबॉल की आ गई एग्जाम में। अब नंबर हॉकी का है, तो हॉकी की मैदान की माप मैं बता देता हूँ। हॉकी का जो मैदान होता है उसकी माप कितनी होती है? तो बिल्कुल रट लेना, और ये हो सकता है कि 30 तारीख की शिफ्ट में आपसे पूछा जाए। तो हॉकी के मैदान की माप है 91.4 मीटर गुणा 55 मीटर, 91.4 गुणा 55 मीटर। तो ये हॉकी के मैदान की माप है, आपसे पूछी जा सकती है। फुटबॉल पूछ लिया तो हॉकी भी पूछ लेगा। क्लियर? तो ये आप याद रखिएगा। तो ये था आपका फुटबॉल के मैदान की माप, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, नवंबर 2022 में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों पूर्णकालिक सदस्य बने हैं अरविंद बिरमानी, ये आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ पूरा, अरविंद बिरमानी नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बनाए गए हैं। क्लियर? दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग जो था ये कब बना है, तो दोस्तों आपको याद रखना है नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना है, 1 जनवरी 2015 को। अच्छा, 1 जनवरी 2015 को हमने क्या ख़त्म किया था? तो योजना आयोग, योजना आयोग को हमने ख़त्म कर दिया, और इसके स्थान पर हम क्या लेके आए? नीति आयोग लेके आए थे। तो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं अरविंद बिरमानी, अर्थशास्त्री हैं, याद रखना। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो आपको याद रखना नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, क्योंकि नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा कौन होता है? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, सुमन बेरी, ये भी आप याद रखना, सुमन बेरी इसके अध्यक्ष हैं। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है नीति आयोग के सीईओ, सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों नीति आयोग के सीईओ बने परमेश्वरन अय्यर, परमेश्वरन अय्यर, ये भी आप याद रखना। नीति आयोग के अध्यक्ष बने हैं परमेश्वरन अय्यर, तो ये भी आप याद रखें। अच्छा, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? तो इसको आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, मैं इसको साफ कर देता हूँ। नीति आयोग की फुल फॉर्म अगर पूछे तो आपको याद रखना है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है, आप याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्तों, बेरोजगारी का एक प्रकार जिसमें लोग कुछ वर्ष के महीनों के दौरान नौकरियां ढूंढने में सक्षम नहीं हो पाते। दोस्तों ये देखो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजेबल था, मौसमी बेरोजगारी होती है ये, या इसी का नाम है प्रच्छन्न बेरोजगारी, कि एक ऐसे बेरोजगारी जब लोग जो उनके पास कुछ समय के लिए काम नहीं होता तो वो मौसमी बेरोजगारी होती है, या इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। और ये बेरोजगारी कहाँ देखी जाती है? कृषि के क्षेत्र में। तो ये मौसमी बेरोजगारी से क्वेश्चन था कि जब कुछ समय के लिए आपको रोजगार नहीं मिलता तो इसको बोलेंगे मौसमी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, याद रखना इसके बारे में। उत्पादकता शून्य होती है इस बेरोजगारी में, इस बेरोजगारी में उत्पादकता शून्य होती है। जो आपकी मौसमी बेरोजगारी है वो उत्पादकता शून्य देखी जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर।
विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, ये आप याद रखिएगा। और इसमें जो इसके 1/3 सदस्य होते हैं वो हर 2 वर्ष के अंतराल पर क्या हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं। तो ये भी आप याद रखना कि विधान परिषद के कितने सदस्य हर 2 साल में मतलब सेवा मुक्त हो जाते हैं, तो 2 वर्ष में। ठीक है, विधान परिषद दोस्तों ये राज्य की विधायिका का स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं हो सकता। ये भी आप याद रखना कि विधान परिषद जो है ये कभी भंग नहीं हो सकता। साथ साथ जो विधान परिषद होता है ये उच्च सदन भी है, किसी भी राज्य की विधान मंडल का उच्च सदन है विधान परिषद। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी चाहिए, तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आयु चाहिए 30 वर्ष। 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है, और विधान परिषद में जो सीटों की संख्या अपवाद को छोड़कर कम से कम 40 सीटें होना चाहिए। मतलब विधान परिषद की जो कम से कम सीटों की संख्या निर्धारित की गई है वो 40, अपवाद को छोड़ के 40 सीटें होनी चाहिए विधान परिषद में। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो आप याद रखिएगा, भारत में 6 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। तो दीज आर 6 स्टेट इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये आप याद रखना, जिनमें विधान परिषद है वो 6 राज्य हैं। और 6 ये आपसे क्वेश्चन अभी बना भी था 25 तारीख वाली शिफ्ट में। तो ये आप याद रखना, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, यूपी। तो ये 6 राज्यों में विधान परिषद है, आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि विधानसभा जो होती है, विधानसभा के कम से कम सीटों की संख्या कितनी होती है? अपवाद को छोड़कर कम से कम सीटें 60 और अधिकतम सीटें 500 होती है, ये भी आप याद रखिएगा। तो आपसे पूछा गया था विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। इसकी आयु जरूर याद रखना, विधान परिषद की 30 वर्ष होती है। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई? दोस्तों राष्ट्रीय बीज निगम बना था 1963 में 19 मार्च को, और ये कृषि मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। कृषि मंत्रालय के अधीन कार्य करता है राष्ट्रीय बीज निगम, ये भी आप याद रखें। ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति जो हुई थी, हरित क्रांति जब हुई भारत में, तो भारत में गेहूं क्रांति के नाम से डाक टिकट किसने जारी किया था? तो गेहूं क्रांति, देखो क्या है मतलब कि हरित क्रांति जब शुरू हुई तो इसकी औपचारिक शुरुआत करने के लिए एक टिकट जारी हुआ था जिसका नाम था गेहूं क्रांति डाक टिकट। और 1968 में, जुलाई 1968 में जो हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी के द्वारा गेहूं क्रांति के नाम से डाक टिकट जारी किया था। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट कहीं पूछा जाए आपसे तो आप इसको याद रखिएगा, गेहूं क्रांति का डाक टिकट 1968 में जारी हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सितंबर 2022 में किस शहर में पहले, यहाँ पे एवं नहीं है, ये आपका एवर है लिखा हुआ है, एवर। ठीक है, एवर है ये, एवर माउंटेन साइकिल विश्व कप का आयोजन किया गया। तो दोस्तों सितंबर 2022 में जो माउंटेन साइकिल विश्व कप आयोजित हुआ, ये हुआ था लद्दाख में मतलब लेह में आयोजित हुआ, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, लद्दाख में। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि लद्दाख का नया साल क्या है, तो लोसार, लद्दाख का नया साल है लोसार, ये भी आप याद रखें। हम बात करें दोस्तों साइकिल की, तो आपको याद रखना कि बेलोड्रम क्या होता है, बेलोड्रम क्या होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। दोस्तों साइकिलिंग का ट्रैक क्या कहलाता है? साइकिलिंग का ट्रैक बेलोड्रम कहलाता है। कभी क्वेश्चन आए कि साइकिलिंग का ट्रैक क्या है, तो ये बेलोड्रम होता है, याद रखना। तो ये आपसे पूछा गया था, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, चलो कमेंट में लिख के बताइएगा मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है, ये मुझे बताना है। कमेंट में लिख के जरूर बताना कि मैराथन दौड़ कितने किलोमीटर की दूरी होती है, और ये क्वेश्चन हो आपके एग्जाम में आने वाला है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है, ये कमेंट में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जिला स्तर पर, निम्नलिखित तो नहीं कह सकते, जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? तो दोस्तों जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा करता है जिला फोरम, ये आप याद रखना, जिला फोरम। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस होता है 24 दिसंबर को। और क्यों होता है? क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, और ये जो दिवस है वो कब स्टार्ट किया गया है? 2001 से स्टार्ट किया गया था। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर, और विश्व उपभोक्ता दिवस, तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को, ये आप याद रखना, 15 मार्च। ठीक है, ये भी आप याद रखें। तो ये है आपका जिला फोरम। अच्छा, कमेंट में लिख के बताइएगा भारत के उपभोक्ता मामलों के मंत्री कौन है? भारत में उपभोक्ता मामलों के मंत्री कौन है, ये कमेंट में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका,
पूछा गया था दोस्तों भोजन में किसकी उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन परीक्षण किया जाता है। दोस्तों आयोडीन परीक्षण होता है स्टार्च के लिए। तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही था आपका कि अगर हमें भोजन में किसकी उपस्थिति का पता लगाएंगे कि जैसे आयोडीन, तो आप याद रखना स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आयोडीन परीक्षण किया जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, देखो एक घोल बना लिया जाएगा, भोजन का कोई सैंपल ले लिया जाएगा और भोजन का सैंपल लेने के बाद में हम उसमें डालेंगे और पोटेशियम आयोडाइड। जब पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे तो ये इसका रंग अगर स्टार्च होगा तो या तो नीला कर देगा इसका रंग या काला कर देगा। तो नीला या काला होने से हम इस बात का पता कर सकते हैं कि इस भोजन में स्टार्च की मात्रा है। तो ये आप याद रखना। तो आयोडीन परीक्षण किया जाता है आपका स्टार्च के परीक्षण के लिए। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए, कभी आपने कैप्सूल तो खाया होगा, कैप्सूल, तो कैप्सूल का खोल किसका बना होता है? दोस्तों कैप्सूल का खोल स्टार्च का बना होता है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, तो ये आप याद रखना। कैप्सूल का खोल किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ना मैं आपको कुछ टेस्ट बता देता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाएँ। अगर आपसे पूछा जाए कि एलिजा टेस्ट किससे संबंधित है, एलिजा टेस्ट किससे संबंधित है दोस्तों, तो आप याद रखना एलिजा टेस्ट होता है एड्स में। एलिजा टेस्ट एड्स में। एक आपका बिडाल टेस्ट, बिडाल टेस्ट दोस्तों, बिडाल टेस्ट किया जाता है आपका टाइफाइड में। बिडाल टेस्ट किस में होता है? टाइफाइड में होता है। और एक है आपका पॉलीग्राफ टेस्ट। दोस्तों पॉलीग्राफ टेस्ट होता है झूठ को पकड़ने के लिए। तो पॉलीग्राफ टेस्ट ये झूठ को पकड़ने का होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें। एलिजा टेस्ट एड्स, बिडाल टेस्ट टाइफाइड, पॉलीग्राफ झूठ। और एक आपसे पूछेगा दोस्तों, और वह पूछेगा आपसे मोन्टू परीक्षण या मोन्टू टेस्ट। दोस्तों मोन्टू परीक्षण होता है टीबी के लिए। मोन्टू परीक्षण यदि आपको टीबी हो चुकी है तो टीबी के लिए। एक होगा आपका इशिहारा टेस्ट। इशिहारा टेस्ट दोस्तों ये होता है कलर विजन के लिए। कलर विजन के लिए इशिहारा टेस्ट किया जाता है, ये भी आप याद रखना, कलर विजन। और एक होता है दोस्तों आपका योयो टेस्ट। योयो टेस्ट ये भी बहुत आता है एग्जाम में। योयो टेस्ट क्या होता है? तो आप याद रखना क्रिकेटरों की फिटनेस का टेस्ट होता है। जो क्रिकेटर हैं उनकी फिटनेस सही है या नहीं है, तो क्रिकेटर की फिटनेस का टेस्ट है योयो टेस्ट। तो ये सारे टेस्ट आपको याद रखने, आपसे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था दोस्तों? क्वेश्चन आया था कि उड़ीसा विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में, जो यहाँ पे रामनगर लिखा हुआ है, एक्चुअली धामनगर है। ठीक है, धामनगर। धामनगर सीट से कौन जीता है? दोस्तों धामनगर सीट से जीते थे सूर्यवंशी सूरज। सूर्यवंशी सूरज ये भाजपा के नेता हैं। तो उड़ीसा के विधानसभा उपचुनाव 2022 जो धामनगर सीट पे चुनाव हुए थे, भद्रक जिले में है ये सीट, भद्रक जिला। तो ये जीते थे सूर्यवंशी सूरज। अच्छा किसे हराया था इन्होंने? इन्होंने हराया था अवंती दास को। बीजू जनता दल की थी अवंती दास। अवंती दास को हरा के चुनाव जीता था सूर्यवंशी सूरज ने। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अवंती दास। और दोस्तों यहाँ पे बीजेपी लिखा गया। अगर आपसे पूछा जाए कि बीजेपी कब बनी थी, तो बीजेपी बनी थी आपकी 6 अप्रैल 1980 को। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी बनी है, ये भी आप याद रखना। क्लियर। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि बीजेपी के साथ साथ बीजेपी के संस्थापक कौन है? दोस्तों बीजेपी के संस्थापक है लाल कृष्ण आडवाणी। और लाल कृष्ण आडवाणी की ना एक आत्मकथा आप याद रखें, माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ ये किसकी आत्मकथा है? तो लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के संस्थापक थे, लाल कृष्ण आडवाणी। और साथ साथ अटल जी भी बीजेपी के संस्थापक थे। तो ये भी आप याद रखना। तो दोस्तों एक प्रश्न मैं आपको बता दूं, एक प्रश्न ये आया था आपका, एग्जैक्ट पता नहीं चला है कि मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और एक व्यक्ति और हैं जो उनका नाम दिया था मदन मोहन मालवीय, इन्होंने अपना इस्तीफा क्यों दिया था? जो कार्यकारी परिषद थी उसमें से अपना इस्तीफा क्यों दिया था? तो ये ऐसा कोई क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन अगर आपको सही हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या था। कि मोहम्मद अली जिन्ना, बाकी ये रोलेट एक्ट के विरोध में इस्तीफा दिया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, एक व्यक्ति और नाम पूछे गए थे कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया था। ठीक है, तो ये आप मुझे बता सकते हैं। तो ये था आपका पूरा एनालिसिस। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हो सकते थे मैंने सारे बताए हैं। उड़ीसा के बारे में आप याद रखना, इसका एक त्यौहार आ सकता है नुआखाई जुआर। ये क्वेश्चन कभी आए तो इसको आप याद रखना, नुआखाई जुआर पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो ये था आपका पूरा एनालिसिस। जल्दी मिलता हूँ आपको अगले, अभी आपका 27 तारीख में जो फर्स्ट शिफ्ट है इसका एनालिसिस बाकी है, तो जल्दी उसके साथ लेके आऊँगा मैं। 27 तारीख में फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड का डाल चुका हूँ, थर्ड आपने अभी अपलोड हो जाएगा, और चौथे का डाल चुका हूँ। फर्स्ट शिफ्ट बची है 27 तारीख की। तो जल्दी मिलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।